सुनिए, एक सुनसान हाईवे, अंधेरा चारों ओर फैला हुआ और अकेला ट्रक जिसकी हेडलाइट्स में सिर्फ आपकी परछाई दिखाई देती है। हर मोड़ पर अजीब आवाजें, हर सावन पर अजीब परछाइयां और कोई नहीं, बस आप और आपका डर। यह कहानी है खौफ की दस्तक, एक ऐसा सफर जो आपकी रूह तक हिला देगा। आप महसूस करेंगे उस डर को जो धीरे धीरे आपके दिल की धड़कन तेज कर देगा और हर क्षण आपको यकीन दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो बंध जाइए अपनी सीट, बेल्ट और तैयार हो जाइए उस डर के लिए जो हर मोड़ पर आपका पीछा करेगा। मेरा नाम राजेश यादव है। लोग मुझे बस राजू ड्राइवर कहते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में, नजफगढ़ के पास, एक टूटी फूटी झुग्गी में मेरी जिंदगी किसी तरह चल रही है। टिन की छत पर जब बारिश पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा हो। नीचे मिट्टी की जमीन पर बिछी टूटी चारपाई और दीवार पर लटकती लालटेन, यही मेरा घर है। मेरी बीवी रेखा सुबह सुबह ही उठ जाती है, लकड़ी की चूल्हे पर चाय बनाती है और बच्चे मोहित और छोटी ठंड में सिकुड़कर एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। दोनों की उम्र ज्यादा नहीं, मोहित 8 साल का और छोटी बस 5। अक्सर उनके लिए दूध लाना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी पूरी जिंदगी ट्रक के स्टीयरिंग के पीछे गुजर रही है। ट्रक मेरा नहीं है, मालिक का है। खान ट्रांसपोर्ट वाले मालिक हैं, जिनका गोदाम ओखला में है। हर ट्रिप पर जो किराया मिलता है उसमें से डीजल, टोल टैक्स और छोटी मोटी मरम्मत निकाल दो तो जेब में मुश्किल से कुछ 100 रुपये बचते हैं। वही घर चलाने के लिए, वही बच्चों के स्कूल के लिए, वही रोटी के लिए। मेरी बीवी हमेशा कहती है, राजू, अब ये ट्रक छोड़ दो, कोई और काम देखो। हर बार डर लगता है कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि सच्चाई ये है कि मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर ट्रक चलाना छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। दिसंबर की ठंडी रात थी। ओखला से लोड लेकर मुझे मथुरा तक जाना था। सीमेंट की बोरियां, करीब 40 टन। ट्रक पुराना था, इंजन की आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। हेल्पर के तौर पर मेरे साथ इरशाद था, एक 20-22 साल का लड़का जो अभी कुछ महीनों से मेरे साथ काम कर रहा था। भोला, मुस्कुराता हुआ लेकिन डरपोक सा। रात के 9 बज चुके थे जब हम ओखला से निकले। दिल्ली की सड़कें अब धीरे धीरे खाली होने लगी थीं। ठंडी हवा ट्रक के खुले शीशे से अंदर आ रही थी और मैं सोच रहा था कि इस महीने की कमाई से शायद बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े ले पाऊं। इरशाद ने पूछा, राजू भाई, आज रास्ते में रुकेंगे या सीधा चलेंगे? मैंने कहा, देखो, अगर नींद नहीं आई तो चलते रहेंगे, वरना बल्लभगढ़ के बाद कहीं ढाबे पर रुक जाएंगे। ट्रक धक्के खाते हुए दिल्ली आगरा हाईवे पर बढ़ रहा था। साइड में चलती स्ट्रीट लाइटें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। चारों तरफ कुहासा था। सड़क इतनी शांत कि बस इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद इरशाद बोला, भाई, ये रास्ता रात में थोड़ा डरावना लगता है ना? मैं हंस पड़ा। डरावना? अरे भाई, ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में डर के लिए जगह कहां होती है? अगर डरने लगें तो सड़क पर चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे भी अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि आज सुबह ही घर से निकलते वक्त रेखा ने अजीब सी बात कही थी। राजू, रात को सड़क पर मत रुकना, समझे? कल मैंने सपना देखा था, तू कहीं अंधेरे जंगल में फंसा हुआ है। मैंने हंसते हुए टाल दिया था, लेकिन अब वही बात बार बार याद आ रही थी। रात करीब 11:30 बजे जब हम पलवल पार कर रहे थे तो सड़क के किनारे एक परछाई सी दिखाई दी। ट्रक की हेडलाइट सीधी उस पर पड़ी। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, हाथ में कुछ पकड़े हुए। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक हिलकर रुक गया। इरशाद डर कर बोला, भाई, ये क्या है? मैंने कहा, शायद कोई मदद मांग रही है। रात में कई बार एक्सीडेंट होते हैं। मैं नीचे उतरा। ठंडी हवा में बदन कांप गया। वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ था। मैंने पास जाकर पूछा, अम्मा, क्या हुआ? कुछ मदद चाहिए? वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा बिल्कुल काला, जैसे जल गया हो। आंखें बिना पलक के बड़ी बड़ी और मुंह से खून की लकीरें निकल रही थीं।
मैं पीछे हट गया, गला सूख गया। इरशाद ने ऊपर से चिल्लाया, राजू भाई, जल्दी आओ। मैं भागा और ट्रक में चढ़ गया। ट्रक स्टार्ट किया और गियर डालते ही पूरा वाहन कांप उठा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने ट्रक के पीछे जोर से थपथपाया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। इरशाद चीख पड़ा, भाई, कोई पीछे है। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, बस धुंध और अंधेरा। ट्रक पूरी रफ्तार में आगे बढ़ा, लेकिन दिल की धड़कनें रुक नहीं रही थीं। करीब आधा घंटा बाद जब हम बल्लभगढ़ के पास एक पुराने ढाबे पर पहुंचे, तो मैंने ट्रक रोक दिया। ढाबा सुनसान था, बस एक बुजुर्ग चाय वाला बैठा था। मैंने चाय मंगाई और इरशाद अब भी कांप रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, ओखला से मथुरा जा रहे हैं। वो चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, रात में मत जाओ उस रास्ते से। कुछ साल पहले वहीं एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने उसे कुचल दिया था। अब वो हर ठंडी रात में सड़क पर दिखाई देती है। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। ढाबे के बाहर ट्रक के पास से फिर वही आवाज आई, धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। उस रात ढाबे पर बैठा मैं कुछ देर तक चुपचाप चाय की तरफ देखता रहा। ठंडी हवा के झोंके से लालटेन की लौ कांप रही थी। इरशाद अब भी सहमा हुआ था, उसके हाथ कप से चाय गिरा रहे थे। ढाबे वाले बूढ़े ने हमें एक तक देखा, फिर बोला, बेटा, रात गहरी हो गई है, सड़क मत पकड़ो अभी। सुबह उजाला हो जाए तब निकल जाना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिमाग में सिर्फ वही औरत घूम रही थी। वो सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और वो काली आंखें। मैंने डर को झटकने की कोशिश की, लेकिन भीतर एक अजीब बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद मैंने ट्रक के पास जाकर देखा। पीछे की तरफ, जहां बॉडी पर सीमेंट की बोरियां रखी थीं, कीचड़ जैसा कुछ लगा हुआ था, लेकिन वो कीचड़ नहीं था, वो खून था। मैं सन्न रह गया। इरशाद ने देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई, ये खून कैसे आया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ से पोंछा, लेकिन दाग जैसे और फैल गए। उसी वक्त ढाबे की बत्ती झिलमिलाने लगी। हवा और तेज हो गई और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। चलो, अंदर चलते हैं, मैंने कहा, सुबह निकलेंगे। हम दोनों ट्रक के केबिन में वापस जाकर बैठ गए। मैंने इंजन बंद कर दिया और सीट पर सिर टिकाया, पर नींद कहाँ थी। आंखें बंद करते ही वही चेहरा सामने आ जाता था। करीब रात के 3 बजे थे, जब अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने पीछे से जोर लगाया हो। मैं झटके से उठ बैठा। इरशाद भी डर के मारे सीधा हो गया। भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन ढाबे के बाहर किसी का साया चलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वो साया ट्रक के सामने आकर रुक गया। टॉर्च जलाकर मैंने देखा, वही औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे हाथ उठाने लगी और अगले ही पल ट्रक के बोनट पर धड़ाम करके कुछ गिरा। हम दोनों चिल्ला उठे। इरशाद बोला, भाई, चलो यहां से। मैंने बिना कुछ सोचे इंजन स्टार्ट किया और ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक सड़क पर चढ़ा, मैंने महसूस किया कि स्टीयरिंग भारी हो गया है, जैसे कोई ऊपर बैठा हो या किसी ने ट्रक के ऊपर से हाथ रख लिया हो। ट्रक के ऊपर से आवाज आई, थक, थक, थक। इरशाद ने रोते हुए कहा, भाई, कुछ तो ऊपर है। मैंने गियर बदला और पूरी स्पीड में ट्रक दौड़ाया। हाईवे पर अब सिर्फ हम थे। चारों तरफ कुहासा, ठंडी हवा और वो डर जो दिल को जकड़ रहा था। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइट्स बुझ गईं, सड़क पर सन्नाटा। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। इरशाद ने फुसफुसाया, भाई, पीछे कोई खड़ा है। मैंने शीशे में देखा, वो औरत फिर से ट्रक के पीछे थी, इस बार और पास, और उसके हाथों में खून से सनी कोई चीज थी, जैसे किसी का कपड़ा या बालों का गुच्छा। अल्लाह! इरशाद के मुंह से बस यही निकला। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। कदम कांप रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई और पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आवाज आई, क्यों नहीं रोका था? क्यों नहीं रोका था उस दिन? मैं पीछे हट गया। कौन सा दिन? वो बोली, जिस दिन मैंने मदद मांगी थी। तुमने नहीं रोका, तुम सबने मुझे छोड़ दिया। मेरे कानों में भनभनाहट सी हुई।
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर दिल कह रहा था कि शायद मैंने कभी कुछ ऐसा देखा था। शायद कुछ साल पहले। उसी वक्त वो औरत चिल्लाई, अब तुम रुकोगे? और उसने ट्रक के बोनट पर हाथ मारा। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। लाइटें अपने आप जल उठीं और बिना ड्राइवर के ट्रक पीछे की तरफ खुद चल पड़ा। मैं भागकर केबिन में चढ़ा, ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक मानो किसी और के काबू में था। इरशाद चीख रहा था, भाई, रुकाओ इसे! मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, पर ट्रक पलट गया। धड़ाम! हम दोनों सड़क के किनारे फेंक दिए गए। कुछ पल बाद मुझे होश आया। हर तरफ धुआं और धुंध। ट्रक पलटा पड़ा था। इरशाद गायब था। मैंने उसे पुकारा, इरशाद, कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं। सिर्फ दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो वही औरत थी। मैंने देखा, वो ट्रक के पास बैठी थी और किसी की लाश पर रो रही थी। मैं धीरे धीरे पास गया। जैसे ही देखा, वो लाश इरशाद की थी। उसका चेहरा कुचला हुआ, शरीर बेहोश। मैं कांप गया। वो औरत बोली, अब एक और आत्मा मेरे साथ है, और धुंध में गायब हो गई। मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। लोग जमा थे, पुलिस भी आ गई थी। ट्रक सड़क के किनारे पलटा था और मैं एकमात्र जिंदा था। पुलिस ने पूछा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैं बस इतना कह पाया, वो औरत सामने आ गई थी। उन्होंने कहा, कौन औरत? मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। बस दूर, धुंध के बीच सफेद साड़ी ओढ़ रही थी। सुबह की ठंडी हवा में जब आंख खुली, तो सिर के पास पट्टी बंधी थी। आस-पास पुलिस के सिपाही थे। कुछ लोग जिज्ञासा से देख रहे थे। ट्रक सड़क के किनारे पलटा पड़ा था। इंजन से धुआं निकल रहा था। कुछ सीमेंट की बोरियां फट चुकी थीं और मिट्टी में सफेद धूल उड़ रही थी। मेरा गला सूख गया। सबसे पहले नजर इरशाद पर पड़ी। वो जमीन पर पड़ा था, सफेद चादर में लिपटा हुआ। पुलिस वाला बोला, ड्राइवर तुम ही हो? मैंने धीरे से हां कहा। वो बोला, कैसे हुआ? मेरे होंठ कांपने लगे। वो एक औरत आई थी सामने। सिपाही हंस पड़ा। रात में शराब पी रखी थी क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इरशाद के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी डर को देखकर वो मर गया हो। थाने में बयान देने के बाद मुझे जाने दिया गया, पर उस दिन से मेरा दिमाग खाली हो गया था। घर लौटा तो रेखा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों। फिर से हादसा, तू बच गया, पर वो लड़का मर गया। अब क्या करेगा तू? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। बच्चे डर के मारे चुप थे। रात को रेखा ने पूछा, राजू, सच बता, क्या हुआ था? मैंने कहा, एक औरत थी सड़क पर, सफेद साड़ी में, जलता हुआ चेहरा। रेखा कांप गई। मत बोल ऐसे, भगवान का नाम ले। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन सच्चाई यही थी, और मुझे डर था कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन बाद मालिक के यहां गया। उसने गुस्से में कहा, राजू, तूने ट्रक का कबाड़ बना दिया। बीमा से कुछ नहीं मिलेगा। और वो लड़का मारा गया। उसका घरवाला रोज आकर चिल्ला रहा है। मैंने बस इतना कहा, मालिक, मैं कसूरवार नहीं हूं। रास्ते पर। वो बीच में बोल पड़ा, बहाने मत बना, तू डर गया था बस। जा, अब कुछ दिन छुट्टी ले ले। छुट्टी? छुट्टी किस काम की? घर में खाने को नहीं था। अगले दिन मैंने कुछ पैसे उधार लेकर राशन खरीदा। छोटी बीमार थी। मोहित का स्कूल का बस्ता फट गया था। मुझे लगा कि सब कुछ बिखर रहा है। रात को मैं छत पर बैठा आसमान देख रहा था। दूर से दिल्ली के ट्रैफिक की हल्की सी आवाज आती थी। अचानक लगा कि कोई नीचे से मुझे पुकार रहा है, राजू। मैं चौंक गया। झुककर नीचे देखा। सड़क पर कोई नहीं था। फिर दोबारा वही आवाज, और हवा में अजीब सी ठंडक। राजू, तूने मुझे छोड़ा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो वही आवाज थी, हाईवे वाली औरत की। मैंने आंखें बंद कर लीं। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अगले दिन सुबह जब बाहर निकला तो गली के दरवाजे पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, अब तू अकेला नहीं है। मेरे पैर वहीं रुक गए। रेखा बाहर आई। ये किसने लिखा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था, दिल के अंदर कहीं यकीन था कि वो वापस आ गई है। कुछ दिन बाद मालिक का फोन आया, राजू, एक ट्रिप है, नई गाड़ी है, लोड कम है, तू जाएगा? मैंने मना करना चाहा,
पर मजबूरी थी। रेखा ने कहा, मत जा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, रोटी तो लानी है ना। रात के 10 बजे मैं फिर उसी हाईवे पर था। नया ट्रक था, नया इंजन, लेकिन रास्ता वही पुराना, दिल्ली से आगरा। हवा में वही ठंडक, वही कुहासा और वही डर। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि मन बहल जाए। पुराने गाने बज रहे थे, पर दिल भारी था। करीब 1 घंटे बाद ट्रक के अंदर अजीब सी गंध आने लगी, जैसे जले हुए मांस की। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद साइड शीशे में किसी की परछाई दिखी। कोई औरत बैठी थी, ठीक मेरे पीछे की सीट पर। मैंने घबराकर मुड़कर देखा, सीट खाली थी। दिल धड़कने लगा। नहीं, मैं बस डर रहा हूं, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, ट्रक की हेडलाइट सामने किसी को रोशन कर रही थी। वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, पर ट्रक रुकने से पहले ही उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सामने शीशे पर खून की लकीर खींच दी। ट्रक रुक गया। मैं कांप गया। लाइटें अपने आप बुझ गईं और पीछे से वही आवाज, कहाँ था ना, अब तू अकेला नहीं है। मैं डर के मारे केबिन से उतर नहीं पा रहा था। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पाह, पाह, पाह। मैंने हाथ से रोका, लेकिन हॉर्न नहीं रुका। फिर मैंने देखा, ट्रक के बोनट पर किसी के हाथों के निशान उभर रहे थे, लाल लाल, जैसे खून में डूबे हुए। 1, 2, 3, पूरे बोनट पर। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। ट्रक के शीशे पर किसी ने लिखा, इरशाद मेरे साथ है। मैं पीछे गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो ट्रक फिर सड़क के किनारे खड़ा था। सुबह का उजाला था, लोग जमा थे और पुलिस फिर सामने। एक अफसर ने कहा, फिर तू ही क्यों बचा हर बार? मैं कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा और धुंध में मुझे फिर वहीं परछाई दिखी जो मुस्कुरा रही थी। उस सुबह मैं फिर से जिंदा था, लेकिन लगता था कि अब मेरे अंदर कुछ मर चुका है। लोग कहते थे, राजू बच गया, भगवान बड़ा दयालु है। पर मैं जानता था, ये भगवान की दया नहीं, किसी अधूरी आत्मा का खेल था। पुलिस ने फिर वही सवाल किए, वही शक, वही बातें। तू ही जिम्मेदार है, हर बार हादसा होता है और तू अकेला बचता है। मैं बस नीचे देखता रहा। उनके पास जवाब नहीं था और मेरे पास सबूत नहीं। घर लौटा तो रेखा की आंखों में डर था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाने से पहले ही बोली, राजू, तू ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गया हूं। वो बोली, बच्चे रात से डर रहे हैं। छोटी कह रही थी कि कोई उसके कमरे में आया था, सफेद कपड़ों में। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैंने झटके से कमरे की तरफ देखा। बच्चे बिस्तर पर थे, मगर कमरे में दीवार पर लाल उंगलियों के निशान थे, छोटे छोटे पर साफ। रेखा बोली, ये कब बने? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पर दिल कह रहा था वो यहां तक पहुंच गई है। उस रात मैंने नींद की गोली खाई ताकि दिमाग शांत हो जाए, पर नींद में भी वही सपना, वही सड़क, वही औरत, वही जलता चेहरा। वो कहती रही, अब तू मेरे साथ चलेगा। और मैं चीख कर उठा। रेखा भागी आई। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस माथे का पसीना पोंछा। खिड़की के बाहर देखा, सड़क पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, बाल खुले, और जैसे ही हवा चली वो आकृति गायब हो गई। अगले दिन मैं मालिक के पास गया। मालिक, मैं अब ट्रक नहीं चलाना चाहता। वो हंसा, तू डर गया क्या? अरे राजू, ड्राइवर डरने लगे तो माल कौन पहुंचाएगा? मैंने कहा, मुझे अब कुछ अजीब लग रहा है। वो बोला, अजीब नहीं, पागल हो गया है तू। जा, डॉक्टर को दिखा। मैं चुपचाप निकल गया। घर लौटकर देखा, रेखा आंगन में किसी पंडित से बात कर रही थी। पंडित ने कहा, तुम्हारे पति पर किसी आत्मा का साया है, अगर पूजा नहीं की तो वो सबको ले जाएगी। रेखा रो पड़ी। क्या करें पंडित जी? वो बोला, 4 रात्रि का पाठ होगा, हवन करना पड़ेगा, और सड़क के किनारे जो आत्मा मरी है वहां दीप जलाना होगा। मैंने कहा, नहीं, ये सब झूठ है। पंडित ने मेरी तरफ देखा। अगर झूठ है तो रात को जब वो आए उससे बात कर लेना। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं जवाब नहीं दे पाया। रात आई तो सन्नाटा और बढ़ गया। रेखा ने दीपक जलाया और दरवाजे पर तुलसी के पास रख दिया। बच्चे सो गए।
लेकिन मैं बाहर चारपाई पर बैठा रहा। दूर से फिर वही आवाज आई, राजू। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं, पर हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए बालों की। अचानक पीछे किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने पलटकर देखा, रेखा थी, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा रोज होता था। आंखें लाल, होंठ नीले और गालों पर जलन के निशान। मैं डर गया। रेखा, तू ठीक है ना? वो बोली। मैं रेखा नहीं हूं। और उसकी आवाज बदल गई, वही औरत की भारी आवाज। तूने मुझे मरने दिया था, अब तेरे घर में रहूंगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की धार बह रही थी। अब तेरी बारी है, मैं चिल्लाया। छोड़ दे। लेकिन उसी वक्त रेखा जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाया। चेहरा फिर सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह वो उठी तो बोली, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा, कल रात तू? वो बोली, मैं तो बच्चों के पास थी। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मैंने सपना देखा था, या सच में वो औरत अब रेखा के अंदर आ गई थी? उस दिन मैंने तय किया कि अब मुझे पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी। मैं पलवल गया, जहां हादसा हुआ था। पुलिस चौकी में पुराने रिकॉर्ड मांगे। एक कांस्टेबल ने फाइल निकाली और बोला, 3 साल पहले एक औरत मरी थी यहां। नाम था रूहाना बीबी। ट्रक से कुचल गई थी, ड्राइवर भाग गया था। मैंने पूछा, उस ड्राइवर का क्या हुआ? वो बोला, कभी नहीं मिला। मैंने फाइल में तस्वीर देखी, जले हुए चेहरे वाली औरत। वही वही चेहरा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कांस्टेबल बोला, क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही। पर मैं अंदर से कांप गया था। अब सब साफ था। मैं उसी रास्ते पर रोज जाता था जहां वो मरी थी, और शायद उसी दिन मैंने उसे देखा भी था। वो मदद मांग रही थी, और मैंने गाड़ी तेज कर दी थी, क्योंकि मुझे देर हो रही थी। अब उसकी आत्मा मेरे पीछे थी, और वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। रात को घर लौटते वक्त सड़क पर वही जगह आई। मैंने ट्रक रोका, गाड़ी से उतरकर हाथ में दिया जलाया, धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। हवा चलने लगी और दीपक बुझ गया। सड़क के उस पार से एक धीमी आवाज आई, अब देर हो चुकी है। रात के करीब 12 बज चुके थे। हाईवे पर ठंडी हवा चल रही थी, और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स लंबी सड़क को चीरती जा रही थीं। इरशाद खलासी सीट के किनारे झुककर नींद में बड़बड़ा रहा था। ट्रक में अजीब सी खामोशी थी, बस इंजन की घरघराहट और टायरों की सड़क पर रगड़ने की आवाज। लेकिन उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की, पर बस शोर ही निकला। साला फिर से खराब हो गया, मैंने बड़बड़ाया। तभी अचानक ट्रक के अंदर हल्की सी ठंड बढ़ गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। मैंने साइड शीशे में झांका, लेकिन बाहर तो सब ठीक था, बस अंधेरा और दूर दूर तक खाली सड़क। इरशाद अचानक जागा, बोला, भाईजान, अभी आपने किसी को ट्रक के पीछे चढ़ते देखा क्या? मैंने झट से ब्रेक मारा। क्या बकवास कर रहा है तू? वो डर के मारे कांप गया। मैंने शीशे में देखा, कोई औरत थी, लंबा बाल, सफेद कपड़े में। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं नीचे उतरा, टॉर्च निकाली और ट्रक के पीछे जाकर देखा। कुछ भी नहीं था, बस धूल, टायरों के निशान और सन्नाटा। मगर पता नहीं क्यों हवा में अजीब सी बू थी, जैसे किसी सड़े फूल या पुराने धूप बत्ती की। मैं वापस ट्रक में बैठा। कोई नहीं है, तूने सपना देखा होगा। इरशाद चुप रहा, पर उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ मील आगे बढ़े ही थे कि अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अबे ये क्या? मैंने चाबी 2 बार घुमाई, पर ट्रक ने आवाज तक नहीं की। हाईवे के बीचों बीच ट्रक रुका हुआ था, चारों ओर बस काली रात। इरशाद ने फुसफुसाकर कहा, भाईजान, ट्रक के नीचे मत उतरना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बोला, कभी कभी रात में यहां कोई चलता है, लेकिन जमीन को छूता नहीं। मैं हंसा, तू भी ना ड्राइवरों की बातों से डर गया है। पर तभी ट्रक के नीचे से धप्प धप्प की आवाज आई, जैसे कोई हथेली ट्रक के लोहे को थपथपा रही हो। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे झांका। कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं सिर ऊपर उठाने वाला था, ट्रक के शीशे पर किसी ने उंगली से 3 लाइनें खींची, चिक चिक
चिख! मैं जम गया। वो लाइनें खून जैसी लाल थीं। इरशाद डर के मारे रोने लगा। भाईजान, ये वही है, वही औरत। मैंने तेजी से इंजन स्टार्ट किया और इस बार ट्रक अपने आप चालू हो गया। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया और सड़क पर सीधा भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 10 मिनट तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा, शिवराज ढाबा। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। ढाबे पर बस 2 लोग बैठे थे, औरतें नहीं थीं। मैंने पानी मांगा तो बूढ़ा ढाबे वाला बोला, रात के 12 के बाद मत चलो यहां से, खासकर उस पुल के बाद। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, 3 साल पहले यहां एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, उसी सफेद कपड़े वाली। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं और इरशाद एक दूसरे को देखने लगे। ढाबे वाले ने धीमे से कहा, कहते हैं वो अब भी उसी रास्ते पर सवारी मांगती है। जो रुक जाए वो फिर कभी सुबह नहीं देख पाता। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, इरशाद, कल सुबह तक यहीं रुकेंगे। पर इरशाद ने सिर हिलाया। भाईजान, अगर हम रुके तो शायद वो खुद यहां आ जाए। ढाबे की लाइट झिलमिलाने लगी। हवा में वही बू फिर फैल गई, सड़ी हुई, पुरानी धूप जैसी। मैंने ट्रक की चाबी कसकर पकड़ी। दिल कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन पैर जमीन में जमे हुए थे। ढाबे वाला तब तक हमें देख रहा था। उसकी आंखों में भी कुछ अजीब था, जैसे वो जानता हो अगला शिकार कौन बनेगा। उस रात ढाबे पर बैठे हुए मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी थी। हवा जैसे रुक गई थी। ढाबे की पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और उसकी रोशनी में इरशाद का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और होंठ सूख गए थे। मैं चुपचाप खड़ा था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। ढाबे वाले बूढ़े ने कहा था, 12 के बाद उस पुल से मत जाना। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। माल दिल्ली सुबह तक पहुंचाना था, नहीं तो मालिक मेरी आधी मजदूरी काट लेता। मैंने हिम्मत की और धीरे से कहा, चल इरशाद, निकलते हैं। वो बोला, भाईजान, पागल हो गए हैं क्या? अभी तो वो रास्ता। मैंने बीच में काटा, जितना डरेंगे उतना फंसेंगे। चल। हम दोनों ट्रक में बैठे। इंजन फिर से ठीक से चालू हो गया, लेकिन जैसे ही हमने ट्रक आगे बढ़ाया, ढाबे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हाईवे पर 2 ही आवाजें थीं, इंजन की और मेरे दिल की धड़कन की। आसमान पर बादल छाए थे और चांद के नीचे सड़कों पर धुंध तैर रही थी। हम धीरे धीरे उस पुल के करीब पहुंचे, वही पुल जहां उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। पुल की दीवारों पर अब भी पुराने खून के निशान जैसे धब्बे थे। मैंने मन ही मन दरूद पढ़ी और कहा, या अल्लाह, हमें सलामत रखना। इरशाद लगातार शीशे से बाहर झांक रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीमे से बोला, भाईजान, कोई खड़ी है बीच सड़क पर। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स सीधी की और सचमुच पुल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लंबा सफेद लिबास, बाल खुले, सिर झुका हुआ। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो हिली तक नहीं। फिर मैंने देखा, उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। इरशाद फुसफुसाया, भाईजान, वो वही है। मैंने ब्रेक दबाने की हिम्मत नहीं की। ट्रक सीधा आगे बढ़ा और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वो औरत हवा में गायब हो गई। पर तभी ट्रक के अंदर सर्द हवा का झोंका आया। इरशाद चिल्लाया, भाईजान, पीछे बैठी है वो। मैंने शीशे में देखा, ट्रक की पिछली सीट पर कोई छाया सी दिखी। सफेद कपड़े में लिपटी, बाल बिखरे हुए, चेहरा अंधेरे में छिपा। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबाया। होल्ड कर, इरशाद। ट्रक 80 की रफ्तार पर दौड़ रहा था, पर वो चीज पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, बस हल्की सी सरसराहट। इरशाद रोने लगा, भाईजान, दरवाजा खोल दो। नहीं, मैंने चिल्लाया, अगर दरवाजा खोला तो खत्म। मैंने शीशे में फिर देखा, वो अब मेरे ठीक पीछे थी। उसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया, पूरा जला हुआ, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। उसने फटी आवाज में कहा, क्यों नहीं रोका था उस दिन? मैंने झटका खाकर ब्रेक मारा। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। इरशाद दरवाजा खोलकर भागा, मैं उसके पीछे भागा। हम दोनों पुल के किनारे पहुंचे और देखा, नीचे नदी में धुंध फैल रही थी।
अचानक नीचे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, ठंडी, लंबी, गूंजती हुई। मैंने झांका और धुंध के बीच वही औरत तैरती नजर आई, आंखें मेरी तरफ उठी हुई। वो बोली, अब तो रुक गए ना। मैं पीछे हटते हुए गिर पड़ा। इरशाद मुझे पकड़कर खींचने लगा। हम भागे और बिना पीछे देखे ट्रक में लौट आए। मैंने इंजन चालू किया और पूरे डर के साथ ट्रक को दौड़ा दिया। कई किलोमीटर तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। इरशाद धीरे से बोला, भाईजान, अब ये रास्ता दोबारा मत पकड़ना। मैंने सिगरेट जलाई, हाथ कांप रहे थे। बोला, इरशाद, अब तो ये रास्ता हमें खुद खींच रहा है। क्योंकि जब मैंने ट्रक का शीशा देखा, पीछे धुंध के बीच वहीं परछाई फिर से खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। सुबह का उजाला हुआ, पर मेरे अंदर की रात अब भी बाकी थी। ट्रक तो किसी तरह दिल्ली पहुंच गया, माल उतर गया, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उस सफेद कपड़े वाली औरत की हंसी में उलझा था। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, नींद जैसे कहीं खो गई थी। इरशाद ने कहा, भाईजान, अब ये काम छोड़ दीजिए, वो औरत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने बस थकी हुई आवाज में कहा, इरशाद, अगर मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? घर पहुंचा तो मेरी बीवी, रेखा, दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने पूछा, क्या हुआ राजेश? इतने थके लग रहे हो, सब ठीक तो है? मैंने झूठ बोला, हाँ, बस लंबा सफर था। पर भीतर जो कुछ हुआ था वो मैं बता नहीं पाया। बच्चे दौड़कर आए। मोहित ने मेरी जेब से टॉफी निकाली। पापा, अगली बार जल्दी आना। मैं मुस्कुराया, पर उस मुस्कान के पीछे डर छिपा था। क्योंकि जैसे ही मैं कमरे में गया, मेरी नजर दीवार पर पड़ी। कील पर लटकी एक सफेद दुपट्टा हिल रहा था, जबकि खिड़की बंद थी। मैं ठिठक गया, धीरे से पूछा, रेखा, ये दुपट्टा कब से यहां है? वो बोली, कौन सा? मैंने तो ऐसा कोई नहीं रखा। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैंने कील से दुपट्टा उतारकर कूड़ेदान में फेंक दिया। पर जब रात में उठा तो वही दुपट्टा फिर उसी जगह लटका था, गीला और सड़ी मिट्टी की बू से भरा हुआ। अगले दिन मैं मालिक के पास गया। उसे बताया कि ट्रक कुछ दिन के लिए ठीक करवाना है। पर वो हंसा, राजेश, तू ही तो कहता था मशीन तेरी बीवी से ज्यादा समझता है। अब डर गया क्या? मैंने मजबूर होकर हां में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि डर किस चीज से है, सड़क से या उस औरत से। रात को मैं बिस्तर पर लेटा था। रेखा सो गई थी, बच्चे भी। पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर से अचानक वहीं ठंडी हवा आई, जैसे पुल पर चल रही हो। खिड़की के बाहर देखा तो किसी ने कांच पर 3 लकीरें खींची, चिक, चिक, चिक। मैं उछलकर उठा, बाहर दौड़ा, पर गली में कोई नहीं था। अगली सुबह रेखा ने बताया, रात किसी ने दरवाजा खटखटाया था। मैंने खोला तो कोई नहीं था। बस एक औरत की आवाज आई थी, कह रही थी, राजेश कहाँ है? मेरा गला सूख गया। वो अब सड़क से मेरे घर तक पहुंच चुकी थी। मैंने फैसला किया कि अब एक बार फिर उसी रास्ते पर जाऊंगा, देखूंगा आखिर वो चाहती क्या है। इरशाद ने मना किया, पर मैं नहीं रुका। अगली रात मैंने वहीं ट्रक लिया। इंजन चालू करते ही रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक महिला की टूटी आवाज गूंजी, क्यों नहीं रोका था उस दिन? मैं कांप गया, फिर भी ट्रक को सड़क पर मोड़ दिया। दिल्ली से बाहर निकलते ही वहीं ठंडी हवा फिर लगी। सड़क खाली थी, बस मेरी हेडलाइट्स का पीला उजाला। मैं उसी पुल की ओर जा रहा था। जैसे जैसे पास पहुंचा, सड़क पर धुंध और गहरी होती गई। पुल के बीच पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने हिम्मत करके नीचे उतरा। हवा में वहीं सड़ी हुई महक थी। धीरे धीरे धुंध के बीच वो आकृति फिर दिखाई दी, वही औरत। इस बार उसने सिर उठाया, चेहरा जला हुआ, आंखें बिना पलक के। वो बोली, तूने देखा था मुझे गिरते हुए, क्यों नहीं बचाया? मैं बोला, मैंने मैंने नहीं देखा। वो चिल्लाई, झूठ। अचानक उसके चारों ओर धुंध घूमने लगी और मैं अपने ट्रक के पास फंस गया। वो बोली, अब तू भी वही देखेगा जो मैंने देखा था। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। एक पल के लिए सब काला हो गया और जब आंखें खुलीं, मैं अपने घर के सामने था। ट्रक वहीं खड़ा, इंजन ठंडा। रेखा दरवाजे पर थी, पर उसकी आंखें खाली थीं। वो बोली, राजेश, वो अंदर है। मैंने धीरे से पूछा, कौन? वो बोली, वही सफेद कपड़े वाली।
उसकी उंगली कमरे की ओर उठी। मैंने अंदर देखा और जो दिखा उससे मेरी रूह कांप गई। कमरे के कोने में बच्चों के खिलौनों के बीच वही औरत बैठी थी। वो अब मुस्कुरा रही थी और धीरे से कह रही थी, अब तो रुक गया ना। मैं जम गया। कमरे के कोने में वो औरत, वही सफेद कपड़े, वही खुले बाल, वही सड़ी हुई मिट्टी की गंध। वो बच्चों के खिलौनों को ऐसे छू रही थी जैसे अपना कुछ ढूंढ रही हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। रेखा धीरे धीरे मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने धीरे से कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वो औरत हंसी, ठंडी, लंबी हंसी। फिर बोली, मैं वही हूं जिसे तूने देखा था, गिरते हुए, पर तूने ट्रक नहीं रोका। मेरा सिर घूम गया। याद आया, लगभग 2 महीने पहले एक रात ट्रक चलाते हुए मैंने किसी को सड़क पर गिरते देखा था। मैं रुका नहीं था, बस ब्रेक मारा और आगे बढ़ गया था। मुझे लगा कोई जानवर था। वो वहीं थी। मैं कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता था, मैं डर गया था। वो बोली, अब तू भी वही डर महसूस करेगा जो मैंने किया था। उसकी आवाज गूंज उठी। कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगे। एक छोटी कार घूमती रही। ड्रम अपने आप बजने लगे। रेखा चिल्लाई, राजेश, ये क्या है? मैंने उसका हाथ पकड़ा, पर वो औरत अब हवा में उठ रही थी। उसके बाल चारों तरफ फैल गए और कमरे की दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभर आए। अचानक बच्चे रोने लगे। मोहित चिल्लाया, मां, वो आंटी मुझे बुला रही हैं। मैंने भागकर उसे उठाया। उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया में चली गई थीं। वो औरत मुस्कुराई, तुम्हारा बेटा मुझे देख सकता है, जैसे तूने देखा था। मैं उसे झपटने वाला था कि वो गायब हो गई। बस हवा में वो सड़ी हुई गंध रह गई। रेखा जमीन पर बैठ गई, रोती हुई बोली, अब हम कहां जाएंगे? उस रात हमने घर नहीं छोड़ा। डर में ही सब साथ बैठे रहे। हर थोड़ी देर में दरवाजे पर कोई दस्तक देता। जब खोलते तो कोई नहीं। फिर आधी रात को अचानक ट्रक का हॉर्न बजा। बाहर खड़ा था, पर कोई उसमें नहीं था। मैं नीचे उतरा और जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुला। अंदर ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। बस इस बार उसके चेहरे पर आंसू थे। वो बोली, तू ही था ना उस रात? तूने रौंदा था मुझे, फिर भाग गया। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं बस गुजरा था। वो बोली, सच्चाई तू खुद देखेगा। अचानक ट्रक चालू हो गया, बिना चाबी के। उसने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रक तेजी से भागने लगा, पर इस बार मैं स्टीयरिंग नहीं पकड़ रहा था। सड़क पर वो खुद चला रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हम फिर उसी पुल की तरफ जा रहे थे। वो बोली, यहीं मरी थी मैं, तेरे ट्रक के नीचे। मेरी सांस रुक गई। अचानक सब कुछ रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा। अब तू देखेगा मेरा दर्द। और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। बारिश, रात, ट्रक की हेडलाइट्स और सड़क पर भागती वो लड़की। मैंने ब्रेक मारा था, पर ट्रक नहीं रुका था। वो सीधी ट्रक के नीचे आ गई थी। मैं उस रात डर के मारे भाग गया था और किसी को नहीं बताया। वो मेरे गुनाह का बदला लेने आई थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई, पर फिर बोली, गलती की सजा मौत नहीं तो डर ही सही। और उसके बाद वो हवा में गायब हो गई। मैंने खुद को ट्रक के अंदर पाया, पुल पर खड़ा, अकेला, इंजन बंद। सुबह की धूप उग रही थी। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। रेखा और बच्चे बेहोश पड़े थे। कमरे में दीवार पर लिखा था, अब तू मेरा दर्द जान गया है। मैंने रेखा को उठाया। वो कांप रही थी। उसने कहा, राजेश, वो औरत हर रात यहां आती है, बच्चों के सिर पर हाथ रखती है, कहती है वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी। मैंने रेखा को गले लगा लिया। अब ये खत्म करना होगा। मैं जानता था ये अब डर की नहीं, गुनाह की कहानी बन चुकी थी। अब मुझे उस औरत की आत्मा को सुकून देना था या खुद खत्म हो जाना था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सका। रेखा और बच्चे बिस्तर पर लेटे थे, पर हर कुछ देर में हवा चलती, पर्दे हिलते और ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों के बीच घूम रहा हो। मैं खिड़की से बाहर देखता तो ट्रक वहीं खड़ा दिखता, लेकिन उसकी हेडलाइट अपने आप जल बुझ रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो।
मैंने ठान लिया कि अब ये डर खत्म करना ही होगा। सुबह होते ही मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, वो औरत कौन थी? मुझे याद था, जहां हादसा हुआ था वो पुल मुरादनगर के पास था। मैंने ट्रक को उसी दिशा में मोड़ दिया। रास्ते में हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर आग जल रही थी। इरशाद ने जब सुना कि मैं फिर उसी पुल की तरफ जा रहा हूं, तो उसने साफ मना कर दिया। भाईजान, मुझे माफ करो, मैं नहीं आऊंगा। वो औरत अब तुम्हारे साथ बंध चुकी है। मैं उस लानत में नहीं पड़ना चाहता। मैंने सिर झुका लिया। ठीक है इरशाद, अब ये सफर अकेले ही पूरा होगा। मैं सुबह के करीब 9 बजे पुल पर पहुंचा। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और किनारे एक चाय वाला था। मैंने उससे पूछा, भाई, यहां कुछ साल पहले किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ था क्या? वो चाय वाला ठिठक गया, फिर धीमे से बोला, हाँ, करीब 3 साल पहले। उसका नाम रीमा था। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। कैसा एक्सीडेंट था? मैंने पूछा। वो बोला, रात के वक्त किसी ट्रक ने टक्कर मारी थी। लोग कहते हैं ड्राइवर भाग गया था। औरत गर्भवती थी, बच्चा भी पेट में ही मर गया। तब से कहते हैं उसकी आत्मा यहीं भटकती है। जो भी ड्राइवर उस पुल से रात को गुजरता है उसे दिखती है। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। गर्भवती? मैं कांप गया। मैंने डरते हुए पूछा, उसका घर कहाँ था? वो बोला, यहां से 5 किलोमीटर दूर संजयपुर गांव। अब वहां उसका कोई नहीं रहता, बस एक बूढ़ा चौकीदार है। मैंने ट्रक का रुख उस गांव की तरफ किया। गांव सुनसान था, कुछ टूटे मकान, कुछ बंजर खेत। मैं एक पुराने कच्चे घर के सामने रुका, जिसकी दीवारों पर बेलें छड़ी थीं। दरवाजे पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी बीड़ी पी रहा था। मैंने झुककर कहा, बाबा, यहां रीमा नाम की औरत रहती थी? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, आंखों में जैसे सब कुछ पढ़ लिया। धीरे से बोला, रहती थी, पर अब चैन से नहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, आप जानते हैं कैसे मरी वो? बूढ़े ने बीड़ी बुझाई, बोला, उस रात बहुत बारिश थी। रीमा अपने पति को ढूंढने निकली थी। उसका पति भी ड्राइवर था, लेकिन शराबी था। वो उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया था। रीमा अकेली थी, बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी किसी ट्रक ने उसे ठोकर मारी और चला गया। तब से वो उसी रास्ते पर सवारी मांगती है, किसी को नहीं छोड़ती। मैंने सूखे होठों से कहा, अगर वो इंसाफ चाहती है तो मैं खुद सामने आऊंगा। बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, आत्माएं इंसाफ नहीं चाहती, वो सुकून चाहती हैं। अगर तू सच्चे दिल से पछता रहा है तो उसे शांति दे। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, जहां उसका लहू गिरा था वहां दिया जला, फूल चढ़ा और माफी मांग। लेकिन याद रख, अगर तेरे अंदर एक रत्ती भी झूठ हुआ तो वो तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। मैंने सिर झुका लिया। शाम तक मैं फिर उसी पुल पर पहुंचा। हवा में ठंडक थी और आसमान काला पड़ चुका था। मैंने ट्रक किनारे लगाया, जमीन पर बैठा और एक मिट्टी का दिया जलाया। रीमा, मैं गुनहगार हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात डर गया था, रुका नहीं। मुझे नहीं पता था कि तू मरेगी, पर अब मैं पछता रहा हूं। हवा तेज हो गई, दिया बुझ गया और तभी मेरे सामने धुंध के बीच वो फिर दिखाई दी, वही सफेद कपड़े में। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। वो धीरे से मेरे पास आई, झुकी और बोली, अगर तू सच में पछता रहा है तो अब डरना छोड़ दे। उसने मेरे माथे को छुआ, ठंडी हवा सी दौड़ी मेरे शरीर में। फिर वो मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में खो गई। बस उसकी आवाज रह गई, अब मैं चैन से सोऊंगी। मैं घंटों वहीं बैठा रहा। जब उठकर ट्रक में लौटा तो महसूस हुआ, हवा हल्की थी, ट्रक की हेडलाइट अब स्थिर थी। घर लौटा तो रेखा और बच्चे पहली बार मुस्कुराए। मुझे लगा सब खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात जब मैं सोने गया तो कमरे की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, एक और अधूरा वादा बाकी है। उस रात दीवार पर लिखा वो वाक्य, एक और अधूरा वादा बाकी है, मेरी नींद छीन ले गया। मैं देर तक दीवार को देखता रहा, जैसे किसी ने अंदर से उंगली से लिखा हो। रेखा और बच्चे गहरी नींद में थे, लेकिन मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। हवा स्थिर थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। मैंने टॉर्च उठाई, पूरे कमरे की तलाशी ली, कोई नहीं था। पर जब मैंने खिड़की बंद करनी चाही तो बाहर ट्रक के बोनट पर
किसी औरत की परछाई साफ दिखी, सफेद कपड़े में, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं चौंक कर नीचे भागा, पर बाहर पहुंचते ही कोई नहीं था। सुबह रेखा ने देखा कि मैं थका हुआ हूं। तुम ठीक नहीं लग रहे राजेश, अब उस ट्रक से दूरी बना लो, उसने कहा। मैंने बस इतना कहा। अब दूर रहना संभव नहीं है रेखा, कुछ बाकी है। 3 दिन तक मैं ट्रक नहीं निकला, मगर तीसरी रात मेरे बेटे मोहित ने अचानक नींद में चीख मारी, पापा, वो औरत फिर आई। मैं भागा कमरे में तो देखा वो बिस्तर पर कांप रहा था। मैंने उसे गोद में लिया। क्या हुआ बेटा? वो हाँफते हुए बोला। वो औरत मुझे गोद में लेने आई थी, बोली, मेरा बच्चा कहो मुझे मां। मेरे शरीर से पसीना छलक गया। रेखा डर गई। राजेश, ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। मन में तय कर लिया, अब जो भी हो मैं इस कहानी को खत्म करूंगा। अगली सुबह मैं गया, फिर उसी गांव संजयपुर। वो बूढ़ा चौकीदार झोपड़ी के बाहर बैठा था। मुझे देखते ही बोला, तू फिर आया? लगता है आत्मा ने अब तेरे घर का रास्ता भी ढूंढ लिया है। मैंने कहा, बाबा, वो अब मेरे बेटे के सपनों में आने लगी है, क्या करूं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। रीमा का बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाया, उसकी आत्मा अधूरी है, इसलिए अब वो किसी मासूम में जगह ढूंढ रही है, शायद तेरे बेटे में। मैं कांप गया। तो अब क्या उपाय है? वो बोला, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो उस आत्मा को शांति दे दे, या उसे हमेशा के लिए दूर भेज दे। लेकिन दोनों में फर्क है। शांति देने के लिए सच्ची नीयत चाहिए, और दूर भेजने के लिए काली विद्या। मैंने कहा, मैं पाप नहीं करना चाहता, बस चाहता हूं वो चैन से चली जाए। वो बोला, तो फिर रात को उस पुल पर जा, अपने बेटे की कोई चीज साथ ले जा, ताकि आत्मा को लगे कि तू उसका वादा पूरा करने आया है। शाम को मैंने मोहित की छोटी लकड़ी की कार उठाई, जो वो रोज खेलता था। रेखा रो रही थी। मत जाओ राजेश, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने बस इतना कहा, अगर अब नहीं गया तो शायद हम सब न बचें। रात के करीब 12 बजे मैं फिर उस पुल पर था। हवा ठंडी थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सन्नाटा। मैंने ट्रक रोका, मोहित की खिलौना कार जमीन पर रखी और कहा, रीमा, मैंने तेरे बच्चे के लिए ये लाया हूं, तू अब चली जा, मेरे बेटे को छोड़ दे। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई। एक काली छाया धीरे धीरे मेरे सामने बनने लगी। वही औरत, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंसू बह रहे थे, पर आंखों में सुकून नहीं था। वो बोली, मैं चैन से नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कांपते हुए कहा, तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है रीमा, वो कभी जन्मा ही नहीं। वो चीखी, झूठ, वो अब तेरे बेटे में है। तेज हवा चली, ट्रक के शीशे टूटने लगे और अचानक मोहित की आवाज गूंजने लगी, मां। मैं चौंक पड़ा। वो आवाज कहीं आसमान से नहीं, ट्रक के अंदर से आ रही थी। मैं दौड़ा ट्रक के पास, दरवाजा खोला और देखा मोहित की खिलौना कार अपने आप ट्रक की सीट पर रखी थी। उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, मेरा बेटा यहीं है। मैं सिहर गया, लेकिन हिम्मत जुटाई। रीमा, तेरे बेटे को अब शांति चाहिए, तू नहीं समझती। वो धीरे धीरे पास आई, उसके आंसू मेरे गालों पर गिरे, और फिर वो बोली, अगर तूने सच्चा पछतावा किया है तो मेरे बच्चे को अपनी दुआओं में रखना। उसके साथ हवा थम गई, ट्रक शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और देखा, दिया जो मैंने पिछली बार जलाया था फिर से अपने आप जल उठा। मैंने आंखें बंद की और कहा, रीमा, अब तुझे शांति मिले। घर लौटते वक्त मैंने महसूस किया, ट्रक हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पर जब मैं घर पहुंचा, रेखा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, राजेश, मोहित कहाँ है? मेरे हाथ से चाबी गिर गई। कमरे में देखा, मोहित का बिस्तर खाली था, बस दीवार पर वहीं लिखा था, मेरा बेटा मिल गया। उस रात जब रेखा ने चीख लगाई तो पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर जमा हो गया। मोहित का बिस्तर खाली था, खिड़की खुली हुई थी और हवा में मिट्टी की गंध थी, जैसे किसी ने बाहर से अंदर कदम रखा हो। रेखा रो रो कर बेहाल थी। राजेश, मेरा बच्चा कहाँ गया? मैं बस खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मेरे पैरों में पत्थर बांध दिए हों। पुलिस आई, पूछताछ हुई। दरोगा ने चारों ओर टॉर्च घुमाई और बोला,
खिड़की के बाहर जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, जैसे कोई बच्चा खुद चला हो। मैं सन्न रह गया। वो निशान कमरे की तरफ नहीं, बाहर सड़क की तरफ जा रहे थे। मैं दौड़ा बाहर। निशान सीधे उस रास्ते की ओर थे जो हाईवे तक जाता था। दिल जोर से धड़कने लगा। वही हाईवे, वही रास्ता जहां रीमा मरी थी। मैंने ट्रक की चाबी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे निकल पड़ा। रेखा पीछे से चीखी, राजेश, अकेले मत जाओ। लेकिन अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में बस मोहित की आवाज गूंज रही थी, मां। रात का समय था, हवा ठंडी और सड़क सुनसान। ट्रक की हेडलाइटें धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई साया पीछे बैठा हो। पुल के करीब पहुंचा तो अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझीं और पूरा अंधेरा। मैं बाहर निकला, टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। सड़क खाली, पर तभी कहीं दूर बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज पुल के नीचे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे गंदा पानी, टूटी लकड़ियां और ठंडी हवा थी। आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, पापा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी और देखा, मोहित वहां खड़ा था। वही नीली टी शर्ट, वही कार खिलौना हाथ में। मैं भागा उसकी तरफ, मोहित। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो मुस्कुराया और उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। वो बोला, पापा, आपने कहा था कि आप मुझे रीमा से मिलवाएंगे। मैं पीछे हट गया। मोहित, तू क्या कह रहा है? वो हंसा और उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो मोहित की नहीं, रीमा की आवाज थी। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। रीमा, उसे छोड़ दे, वो बच्चा निर्दोष है। वो बोली, निर्दोष? जैसे मेरा बच्चा था। पानी की लहरों के बीच उसकी परछाई बनने लगी। अब वहां रीमा और मोहित दोनों खड़े थे। मैं कांपते हुए बोला, तू जो चाहे मुझसे ले ले, पर मेरा बेटा छोड़ दे। रीमा मुस्कुराई, तूने पहले भी यही कहा था। जब तूने एक्सीडेंट किया था, तब भी तू भागा था। अब किससे भागेगा? अचानक पुल के नीचे जमीन कांपने लगी। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई और उसके नीचे का पानी लाल होने लगा, जैसे खून मिल गया हो। मोहित आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काली धुआं निकलने लगी। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखी तस्बीह निकाली, जो मेरी मां ने दी थी। मैंने जोर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। रीमा चीखी। उसके चारों ओर धुआं घूमने लगा और वो पीछे हट गई। नहीं, ये शब्द मत बोलो। मैंने और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। मोहित जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। रीमा की आवाज हवा में गूंज उठी, तूने मेरे बच्चे को मुझसे छीना। अब मैं तेरे बच्चे की सांसें अपने साथ ले जाऊंगी। एक तेज झोंका चला और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया, मैं पुल के किनारे पड़ा था। ट्रक दूर खड़ा था और सुबह की हल्की रोशनी थी। मैंने चारों तरफ देखा। मोहित कहीं नहीं था। बस पानी के किनारे उसकी नीली टी शर्ट पड़ी थी और उसके ऊपर मिट्टी से लिखा था, वादा पूरा हुआ। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं घुटनों पर गिर गया, हाथ जोड़कर बोला, रीमा, बस कर दे, मेरा बच्चा लौटा दे। लेकिन हवा में कोई जवाब नहीं आया। उस दिन के बाद मैं खाली घर लौटा। रेखा मूक थी, आंसू सूख चुके थे। पुलिस ने कहा कि बच्चा शायद बह गया हो, पर मुझे पता था वो किसी नदी में नहीं गया। वो किसी और दुनिया में चला गया। रात को मैं बिस्तर पर पड़ा था, तब अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाई। टेबल पर रखी मोहित की खिलौना कार अपने आप चलने लगी। वो घूमते हुए मेरे पैरों के पास रुकी और उसके नीचे एक कागज फंसा था। मैंने उठाकर देखा। उस पर मोहित की लिखावट थी, पापा, अब डरना मत, मां मेरे साथ है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा घर खामोश था। रेखा कमरे के एक कोने में बैठी थी, आंखें सूजी हुईं और उसके हाथ में मोहित की टी शर्ट थी। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, राजेश, अब तो वो लौट आएगा ना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था। दिन ढलते ढलते मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। घर में हर चीज वैसी ही थी, बस एक चीज की कमी थी, मोहित की हंसी। कमरे में उसकी खिलौना कार अब भी पड़ी थी, लेकिन जैसे उसमें कोई अदृश्य जान बस गई हो। कभी कभी वो अपने आप चलने लगती, दीवार से टकराकर रुक जाती और फिर दोबारा घूमती रहती। तीसरे दिन मैं टूट गया।
मैंने सोचा, अगर रीमा ने सच में मोहित को अपनी दुनिया में ले लिया है, तो कोई तो होगा जो उस सीमा को जानता हो। मुझे उस बूढ़े चौकीदार की याद आई, वही जिसने पहली बार रीमा के बारे में बताया था। मैं रात में ही ट्रक लेकर फिर संजयपुर निकल पड़ा। गांव के बाहर वही पुरानी झोपड़ी थी, पर इस बार वहां दिया नहीं जल रहा था। मैंने आवाज दी, बाबा। अंदर से धीमी खांसी की आवाज आई और वही बूढ़ा बाहर निकला। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तू फिर आया बेटा, उसने कहा। कहाँ था ना, वो तुझसे अब नहीं हटेगी। मैंने घुटनों पर बैठकर कहा, बाबा, मेरा बच्चा खो गया। मैं कुछ भी करूंगा, बस उसे वापस ला दो। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब ये मामला तेरे बस का नहीं है। रीमा अब साधारण आत्मा नहीं रही। उसने तेरे बच्चे की आत्मा से अपना अधूरा जन्म पूरा करने की ठानी है। अब उसे सिर्फ कोई रूहानी ताकत ही रोक सकती है। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान? वो बोला, दिल्ली से 15 मील आगे एक पुराना दरगाह है, बाबा नसीर शाह की मजार। वहां के गद्दीनशीन तुझसे बात करेंगे, लेकिन याद रख, वहां जाना मतलब अपनी रूह दांव पर लगाना है। मैंने कहा, अगर मेरी रूह चली भी जाए पर मेरा बच्चा बच जाए तो मैं तैयार हूं। रात के करीब 1 बजे मैं उस दरगाह पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा, बस हजारों दिए जल रहे थे। अंदर एक बूढ़े फकीर बैठे थे, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और होठों पर धीमा अल्लाह हू। मैं झुककर बोला, बाबा, मेरी मदद करें। उन्होंने मुझे देखा, फिर कहा, बेटा, तेरी पेशानी पर काला साया दिख रहा है। तेरे पीछे एक औरत की आत्मा है जो तेरे बच्चे की रूह में बस गई है। उसने तेरी नीयत की परख ली है, अब वो तेरे इम्तिहान लेगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सा इम्तिहान? वो बोले, 3 रातें। अगर तू 3 रातें उस आत्मा के सामने टिक गया तो तेरा बच्चा लौट आएगा, लेकिन अगर तू डगमगाया तो तू और तेरा बच्चा दोनों हमेशा के लिए उसके साथ चले जाओगे। मैंने कहा, मैं तैयार हूं बाबा। उन्होंने मुझे एक छोटा सा ताबीज दिया जिस पर अल हफीज लिखा था। इसे हमेशा गले में रखना, उन्होंने कहा, और याद रख, डरने का मतलब हार है। मैं दरगाह से लौटा और सीधे पुल की तरफ गया, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। पहली रात थी, चांद पूरा था, हवा में सन्नाटा। मैं ट्रक से उतरा, ताबीज गले में, और दिया जलाकर बैठ गया। घड़ी में रात के 12 बजे। पहले सन्नाटा, फिर हवा चली, और फिर वही आवाज, रीमा की। तू फिर आया राजेश, नहीं थकता अब भी? मैं बोला, मैं अपने बेटे के लिए आया हूं। वो धीरे धीरे धुंध से निकली, सफेद कपड़े में, चेहरा अब और भी भयानक, आंखों में आग और हाथों में वही खिलौना कार। ले जा अपने बेटे की निशानी, वो बोली, और कार जमीन पर फेंक दी। कार गिरते ही उसके पहियों से खून टपका। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो चीख पड़ी, पूरी हवा गूंज उठी। मेरे चारों ओर आग के गोले घूमने लगे और धुआं बनकर वो मेरे पास आने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और बस एक बात दोहराई, अल्लाह मेरी हिफाजत करे। जब मैंने आंखें खोलीं तो वो गायब थी। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई और ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, पहली रात पूरी हुई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन जिंदा। अब 2 रातें बाकी थीं और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी रात की शुरुआत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी जितनी मैंने कल्पना की थी। दिन भर कुछ भी नहीं खाया, बस दरगाह से मिला, ताबीज अपने गले में कसकर बांध लिया था। रेखा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे बार बार रोक रही थी, पर मेरे अंदर अब डर नहीं, सिर्फ एक ही चीज बची थी, मोहित को वापस लाना। रात करीब 11 बजे मैं फिर ट्रक लेकर उसी पुल के पास पहुंचा। हवा में ठंडक थी, लेकिन आज सन्नाटा नहीं था। झींगुरों की आवाजें, मेंढकों की टर्र और दूर कहीं कोई पुराने पेड़ की डाल टूटने की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक रोका, दिया जलाया और जमीन पर बैठ गया। पहली रात बच चुका था, लेकिन इस बार मुझे अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। घड़ी में 12 बजे। हवा एकदम थम गई। अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की हंसी गूंजी, बिल्कुल मोहित की। पापा! मैंने सिर उठाया और सामने देखा
मोहित खड़ा था। वही कपड़े, वही मासूम चेहरा। मैं अविश्वास में कांप गया। मोहित, तू तू सच में है? वो मुस्कुराया। हाँ पापा, मैं आ गया हूं। देखो, मैं जिंदा हूं। उसने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। स्पर्श बिल्कुल वैसा था, गर्म और असली। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू लौट आया, अब सब ठीक हो गया। लेकिन तभी पीछे से किसी की ठंडी आवाज आई। क्या सच में सब ठीक हो गया राजेश? मैंने पलटकर देखा। रीमा खड़ी थी। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। चेहरा काला, आंखों से खून टपक रहा था। तू तो कह रहा था कि अपने बच्चे को वापस लाएगा, वो बोली। अब ये देख, कौन सा बच्चा? मैंने नीचे देखा। जो मोहित मुझे पकड़कर खड़ा था, वो अब हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। अचानक उसके चेहरे की त्वचा सड़ने लगी। शरीर काला पड़ गया और वो मेरी बाहों में गिर पड़ा। मैं चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है। तू धोखा दे रही है। रीमा हंसी। सच और झूठ में फर्क अब तू कैसे करेगा राजेश? तेरी गरीबी, तेरी मजबूरी, तेरी रातें, सब इसी छल से तो भरी थीं। जब तूने मेरे बच्चे को कुचल दिया था, तब भी तूने अपने झूठ से खुद को सांत्वना दी थी कि वो बस एक हादसा था। मैं जमीन पर गिर गया। मैंने कहा ना, वो जानबूझकर नहीं हुआ था। वो आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज मिट्टी में नहीं, जैसे किसी गुफा में गूंज रही हो। तेरे झूठ ने 2 जिंदगियां उली थीं, मेरी और मेरे बच्चे की। अब तेरे झूठ से एक और मासूम मर जाएगा। उसने हाथ उठाया और हवा अचानक जम गई। मेरे सामने एक दृश्य बना। मैं, रेखा और मोहित किसी अस्पताल के कमरे में। रेखा रो रही थी। डॉक्टर कह रहे थे, बच्चा नहीं बचा। मैं हाँफते हुए पीछे हटा। ये क्या है? वो बोली, तेरी तीसरी नियति, जो तूने खुद पर बांध ली है। तभी ताबीज चमकने लगा। एक गर्म लहर मेरे सीने से निकली और हवा में फैल गई। रीमा पीछे हट गई। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ गया। मैंने जोर से कहा, अल्लाह मेरी हिफाजत करे और मेरी औलाद की रूह को सलामत रखे। रीमा ने चीख मारी और पूरा पुल कांप उठा। झील के पानी से धुआं उठा, बिजली चमकी और वो आवाज में बदल गई। अब आखिरी रात बाकी है, राजेश। और फिर सब शांत हो गया। दिया बुझ चुका था। मैं अकेला था, लेकिन आसमान में कहीं से बच्चे की हंसी की हल्की गूंज सुनाई दी। मैंने सिर झुका लिया। दूसरी रात खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ तीसरी रात, जो सब कुछ तय करेगी। उस रात की ठंड जैसे दिल्ली हाईवे पर रेंगते हुए धुएं में घुली हुई थी। मैं ट्रक की सीट पर बैठा था। आंखों के नीचे भारीपन था, लेकिन नींद को अब आने की हिम्मत नहीं बची थी। 10 दिन से लगातार सफर पर था और मन, शरीर दोनों थक चुके थे। लेकिन असली थकान उस डर की थी जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ सफर कर रही थी। वो परछाई, वो औरत, वो आवाजें जो ट्रक के आसपास गूंजती थीं। इरशाद आज ट्रक के नीचे लेटा कुछ चेक कर रहा था। उसने कहा था, भाई, कल रात फिर किसी ने ट्रक की बॉडी पर खरोंचें डाली हैं। ऐसे निशान मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैंने नीचे झांका। सच में कुछ लंबी नाखून जैसी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने पंजों से रगड़ा हो। मैंने हंसने की कोशिश की। शायद कोई जानवर होगा यार। इरशाद ने सिर हिलाया। जानवर इतने ऊंचे तक कैसे पहुंचेगा राजेश भाई? ये तो इंसान की ऊंचाई से भी ऊपर है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इंजन चालू किया और सड़क पर बढ़ गया। रात गहरी थी। आसमान में कोई चांद नहीं, बस घने बादल और कहीं कहीं बिजली की हल्की चमक। डैशबोर्ड की मध्यम रोशनी में मेरा चेहरा पीला लग रहा था। मैंने शीशे में खुद को देखा। आंखों में नींद नहीं, बस बेचैनी। करीब 2 घंटे बाद हाईवे पर एक पेट्रोल पंप दिखा। हमने ट्रक रोका, चाय ली और वहीं कुछ ड्राइवर बैठे थे। उनमें से एक, बुजुर्ग आदमी, हमें देखता रहा, फिर बोला, तुम दोनों ही हो जो इस रूट पर इतनी रात को निकलते हो? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोला, इस रूट पर रात में कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत मरी थी। कहते हैं उसका ट्रक के नीचे कुचलकर मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। उस दिन से यहां जो भी रात में गुजरता है, उसे वही औरत दिखती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इरशाद ने हल्का हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये तो पुरानी कहानियां हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी गंभीर था। कहानियां नहीं बेटा,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। ट्रक के सामने सफेद साड़ी में वो खड़ी थी और अगले पल ड्राइवर का ब्रेक फेल हुआ। मैंने बिना कुछ बोले ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे फिर वही एहसास हुआ। कोई ट्रक के ऊपर चल रहा है। कदमों की थाप जैसी आवाज। मैंने शीशे में देखा पर कुछ नहीं दिखा। इरशाद ने भी सिर उठाया। भाई, आवाज आ रही है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन शायद हवा की वजह से। अचानक पीछे के दर्पण में सफेद साया दिखा। वो ट्रक की छत पर झुका हुआ, जैसे झांक रहा हो। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुक गया। दोनों बाहर कूदे। ऊपर कुछ नहीं था। सड़क खाली थी, बस ठंडी हवा और दूर कहीं सियारों की आवाज। हमने ट्रक का चक्कर लगाया। पीछे की बॉडी पर फिर नए निशान थे, ताजे, गहरे। इरशाद कांपती आवाज में बोला, भाई, ये अब पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैंने ट्रक के नीचे देखा। कुछ गिरा पड़ा था। सफेद साड़ी का टुकड़ा, जैसे किसी ने खींचकर फाड़ा हो। मैंने वो उठाया, पर वो गीला था और उस पर खून के निशान। उस पल कुछ मेरे कान के पास फुसफुसाया, क्यों कुचल दिया मुझे? मैंने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था। इरशाद बोला, किससे बात कर रहे थे भाई? मैंने कहा, कुछ नहीं, हवा थी शायद। लेकिन अंदर से मैं टूट गया था। उस रात हमने ट्रक सड़क किनारे रोककर अंदर से दरवाजे बंद कर दिए। इरशाद नींद में चला गया, पर मुझे नींद नहीं आई। करीब 3 बजे खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्की दस्तक दी। टिक टिक टिक। मैंने बाहर झांका। वही औरत खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में धुंधला, बाल उड़ते हुए, आंखें लाल चमकती हुईं। वो बस मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे कुचला था, अब बारी तुम्हारी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर हिल नहीं रहे थे। वो हाथ बढ़ाकर शीशे पर लकीरें खींचने लगी, जैसे खून से लिख रही हो। लिखा था 17। मैं चिल्लाया, इरशाद उठ, उठ जा जल्दी। वो जागा। क्या हुआ भाई? मैंने शीशे की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सारा शीशा साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इरशाद बोला, भाई, तू थक गया है, चल थोड़ा आराम कर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक के पीछे जाकर बैठ गया। पर नींद आने से पहले मैंने देखा, ट्रक के पीछे मिट्टी पर किसी ने लिखा था, कल रात 17 मील आगे मिलूंगी। उस रात मैं समझ गया था, ये अब डर नहीं रहा, ये बदला है और अगला पड़ाव होगा। 17 मील आगे सुबह की हल्की रोशनी ने भी मेरे मन के डर को कम नहीं किया। ट्रक का इंजन खामोश था, हवा में हल्की ठंडक थी और दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। इरशाद अभी भी थका हुआ नींद में था। मैंने चुपचाप ट्रक की चाबी उठाई और गियर में डाल दिया। 17 मील आगे, वही दूरी जो पिछली रात दीवार पर लिखी थी। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ खाली खेत, बीच में केवल पक्की सड़क। हर 2 मिनट में ऐसा लगता जैसे कोई हमारी गति से बराबर चल रहा हो, पर पीछे कुछ नहीं दिखता। मैंने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड बढ़ाई और मन ही मन सोचा, अब या तो सब खत्म होगा या फिर। करीब 10 मील आगे हवा अचानक थम गई। आसमान में बादल इतने गहरे हो गए कि ट्रक की हेडलाइटें भी धुंध में घुल गई। इरशाद ने कहा, राजेश भाई, यहां कुछ अजीब सा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूं, ये रात कुछ अलग है। अचानक सड़क के बीच में सफेद साया उभरा। रीमा थी, वही औरत, सफेद कपड़े में, बाल उड़ते हुए, आंखों में आग। उसकी मुस्कान में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ भयंकर न्याय का भाव था। मैंने कहा, रीमा, मैंने पछताया, अब मोहित को छोड़ दो। वो बोली, तूने पिछली रातें बचा लीं, लेकिन अब आखिरी परीक्षा है। ये दूरी, ये रात, ये सड़क, सब तेरा इम्तिहान है। हवा तेज हुई। ट्रक अपने आप झटके से रुका। इंजन बंद। इरशाद कांपते हुए बोला, भाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने ताबीज कसकर गले में पकड़ लिया। रीमा धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ी। हर कदम पर सड़क कांप रही थी, मिट्टी उठ रही थी। उसने कहा, जो तूने किया उसका हिसाब अब मिलेगा। अपने डर का सामना कर। मैंने आंखें बंद की और दुआ शुरू की। ला इलाहा इल्लल्लाह, रीमा चीखी और ट्रक के चारों ओर धुआं घुलने लगा। इरशाद ने पीछे हटकर हाथ जोड़ लिया। धुआं इतना घना हो गया कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था,
रीमा मेरी रूह के पास आ रही है, मेरे भीतर तक। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आवाज में कहा, रीमा, मैंने सच में पछताया। मेरा डर, मेरी गलती, मेरी गरीबी, सब सच था, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए खड़ा हूं। अब उसे वापस जाने दो। धुआं अचानक चक्रवात की तरह घूमने लगा। ट्रक हिल रहा था और जैसे ही मैंने ताबीज पर हाथ रखा, हवा शांत हुई। मैंने आंखें खोलीं। रीमा वहां खड़ी थी, पर अब उसकी आग बुझ चुकी थी। चेहरे पर दर्द और शांति का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, तूने अपनी नीयत दिखाई, अब मैं शांत हूं, और तेरा बच्चा भी। फिर हवा में हल्की लहर चली और रीमा गायब हो गई। इरशाद और मैं कुछ देर खड़े रहे। आसमान में चांद निकला और सड़क पर सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन मेरे दिल में सवाल था, मोहित वास्तव में लौट आएगा या फिर? अगली सुबह मैं घर पहुंचा। रूम में घुसते ही रेखा ने देखा, बिस्तर पर मोहित सो रहा था। वो जागा, मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। वही मासूम हंसी, वही आंखों की चमक। मैंने गोद में उठाया। बेटा, तू लौट आया। वो बोला, पापा, मां भी है। रेखा ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, शुक्र है अल्लाह का। मैंने महसूस किया, रातों का डर, पुल का भय और रीमा की आत्मा की परीक्षा, सब खत्म हो गया था। लेकिन अब मुझे पता था, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, पिता के प्यार और पछतावे की भी थी। ट्रक की स्टीयरिंग संभाली और घर की ओर बढ़ा। दिल्ली हाईवे अब फिर शांत था, पर मेरे मन में वो रातें हमेशा जिंदा रहेंगी। मोहित लौट आया था, रेखा मुस्कुरा रही थी, और घर में फिर से हल्की रोशनी और हंसी का माहौल था। लेकिन मेरे मन में डर अभी भी छिपा था। दिल्ली हाईवे की रातें, रीमा की आवाज और वह भयानक पुल, ये सब मेरी यादों में जिंदा थे। अगले कुछ दिन मैंने ट्रक को सड़क पर चलाना शुरू किया, पर अब मैं हमेशा सावधान रहता। रात में अकेले नहीं निकलता और रास्तों पर हर आवाज को ध्यान से सुनता। इरशाद ने भी कहा, भाई, लगता है कुछ रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब डर मुझे रोक नहीं सकता। एक रात करीब 2 बजे मैं अकेले ट्रक में था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर कहीं टर टर की आवाज और कभी कभी हवाओं में कोई फुसफुसाहट। मैंने सोचा, ये सब सिर्फ मेरी कल्पना है। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट के सामने अचानक सफेद साया उभरा। मैंने ब्रेक मारा, पर वह दूर हट गया, सिर्फ कुछ मीटर। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे खिड़की खोली और देखा, वही रीमा की परछाई, अब इतनी हल्की कि लगभग धुंध में घुल गई थी। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे से बोली, तू अब समझ गया ना, डर और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। मैंने सिर हिलाया। वो गायब हो गई। पर फिर भी हर बार जब मैं रात में अकेला ट्रक चलाता, मुझे लगता कि उसकी परछाई कहीं पास खड़ी है, शांति और चेतावनी दोनों के रूप में। अगले हफ्ते घर लौटकर रेखा और मोहित के साथ मैं जीवन की सामान्य दिनचर्या में लगा। मोहित अब हर रात सुरक्षित घर में सोता, लेकिन उसकी हंसी में कभी कभी हल्का सा भय का संकेत मिलता, जैसे वह अभी भी किसी अदृश्य दुनिया को महसूस करता हो। मैंने अपने ट्रक की सफाई करते हुए देखा। पिछली खरोंचें गायब हो गई थीं, लेकिन ट्रक की बॉडी पर कहीं हल्की धब्बे थे, शायद मिट्टी या खून के निशान, जो मुझे हमेशा याद दिलाते कि रीमा की आत्मा कभी पूरी तरह नहीं जाती। मैंने मन ही मन तय किया, अब मैं डर से नहीं, बल्कि सतर्कता और प्यार से जीवन जीऊंगा। और हां, मैं हमेशा अपने बेटे और परिवार के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे रास्ते कितने भी डरावने क्यों न हों। दिल्ली हाईवे अब शांत था, पर मेरे दिल में हमेशा एक कहानी रहेगी, एक पिता की परीक्षा, एक आत्मा का बदला और प्यार की जीत। कुछ हफ्तों बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मोहित स्कूल जाने लगा, रेखा अपने काम में व्यस्त थी, और मैं ट्रक ड्राइविंग पर वापस लौट चुका था। दिल्ली हाईवे अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन हर रात की खामोशी मुझे सताती थी। एक शाम जब मैं ट्रक की सफाई कर रहा था, तो पीछे की सीट पर मोहित की खिलौना कार दिखाई दी। मैंने सोचा, ये तो बचपन की याद है, शायद वो ही गिर गई थी। लेकिन जब मैंने उसे उठाया, तो कार के नीचे मिट्टी से हल्की उंगली के निशान बने हुए थे। मैं ठिठक गया। ये वही निशान है, मैं धीरे से बोला। रात को ट्रक चलाते समय
कभी कभी मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा है। हवा में हल्की ठंडी लहर आती, जैसे कोई खड़ा हो। पर जब मैं पलटकर देखता, कुछ नहीं होता। मैंने तय किया, अब डर को महसूस करना, पर इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एक दिन मोहित स्कूल से आया और बोला, पापा, कल रात मैंने सपना देखा। सफेद साड़ी वाली औरत मेरे कमरे में थी, पर उसने कुछ नहीं किया, बस मुस्कुराई। रेखा ने मुझे देखा और मैंने बस हंसते हुए कहा, देखो बेटा, अब वो तुम्हें डराने नहीं आएगी, बस तुम्हारी हिफाजत करती है। लेकिन अंदर से मैं जानता था, रीमा की आत्मा अभी भी कहीं पास है। कभी कभी उसकी हल्की हंसी हवा में सुनाई देती, या रात में दीवार पर हल्की धुंध जैसी परछाई दिखती। ये संकेत मुझे याद दिलाते कि जीवन में डर और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। मैंने अपने ट्रक की स्टीयरिंग संभाली और सड़क पर बढ़ा। दिल्ली हाईवे अब शांत थी। हर मोड़ पर, हर झुकाव पर मैं सतर्क रहता, यह जानते हुए कि अतीत पूरी तरह पीछे नहीं गया। और कुछ समय के लिए मैंने यह स्वीकार किया कि रीमा की आत्मा अब सिर्फ चेतावनी और मार्गदर्शन के रूप में रही। पिता का प्यार और आत्मा का अदृश्य प्रभाव, यही मेरी नई जिंदगी। कुछ महीनों के बाद घर में धीरे धीरे सामान्य जीवन लौट आया। मोहित स्कूल जाता, रेखा खाना बनाती और मैं ट्रक चलाता। दिल्ली हाईवे अब डरावना नहीं लग रहा था, पर मेरे मन में हमेशा सतर्कता बनी रहती। एक दिन ट्रक पार्क करते समय मैंने देखा कि पिछले पहिए के पास मिट्टी के हल्के निशान थे। मैंने इरशाद को दिखाया। उसने हंसते हुए कहा, भाई, ये तो रोजमर्रा की धूल है। लेकिन अंदर से मैं जानता था, ये कोई सामान्य निशान नहीं थे। रात को जब मैं घर लौटा, मोहित अपने कमरे में खेल रहा था। वो अचानक रुक गया और बोला, पापा, मुझे लगा कोई मेरे पास आया। मैंने उसकी ओर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हवा आई होगी बेटा। लेकिन मन ही मन मैं जानता था, रीमा की आत्मा अब भी कहीं आसपास थी, बस डरावनी नहीं, हल्की सतर्कता में। एक रात जब मैं ट्रक लेकर अकेला हाईवे पर था, हवा में हल्की ठंडी लहर चली। सड़क पर कहीं हल्की धुंध थी और दूर की रोशनी में किसी ने हाथ हिलाया। मैंने ध्यान से देखा, पर वह कोई इंसान नहीं, बस हल्की सफेद परछाई थी। मैंने सिर हिलाया। ये अब डर नहीं, बस चेतावनी है। घर लौटकर मैंने देखा, मोहित सुरक्षित सो रहा था। रेखा ने कहा, अब सब ठीक है राजेश, ये सब बीत गया। मैंने सिर हिलाया, पर दिल के अंदर हल्का डर और सतर्कता बनी रही। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन दिल्ली हाईवे पर गुजरती हर रात मुझे याद दिलाती थी, पिता का प्यार, आत्मा की शांति और अदृश्य दुनिया की रहस्यमय उपस्थिति। अब मैं जानता था, कभी कभी डर और प्यार साथ चलते हैं। और चाहे रीमा की आत्मा कहीं भी हो, उसने हमें सिखाया था कि सच्चा साहस और माता पिता का प्यार किसी भी भय से बड़ी ताकत है। जीवन अब सामान्य होने लगा था। मोहित स्कूल जाता, रेखा घर संभालती और मैं ट्रक लेकर दिल्ली हाईवे पर निकलता। रास्ते अब शांत थे, पर हर बार जब मैं अकेला ड्राइव करता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। कभी कभी हवा में हल्की ठंडी लहर, कभी न कभी दीवार पर हल्की धुंध, सब मुझे याद दिलाते थे कि रीमा की आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है। एक शाम ट्रक पार्क करते समय मैंने देखा कि पिछली सीट पर मोहित की खिलौना कार अचानक हिल रही थी। इरशाद ने कहा, भाई, ये तो हवा है। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से जानता था, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। रात को ट्रक ले जाते समय मैंने देखा, सड़क के किनारे हल्की सफेद परछाई। मैंने ब्रेक मारा, पर वह गायब हो गई। दिल में हल्का डर और दिलासा दोनों साथ साथ थे। मैंने ताबीज गले में कसकर रखा और धीरे से कहा, शांति के लिए। घर लौटकर मोहित अपने कमरे में सो रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, पापा, वो सपना फिर आया, पर डर नहीं लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। वो अब डर नहीं, बस तुम्हारी हिफाजत करती है। रेखा ने मुझसे कहा, राजेश, अब हमें डर नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। दिल्ली हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक याद बन चुकी थी। भूतिया रातों की, पिता पुत्र के प्यार की और आत्मा की रहस्यमय उपस्थिति की। मैंने तय किया कि अब डर को नहीं अपनाऊंगा, पर सतर्कता हमेशा रखूंगा। क्योंकि कोई भी रात, कोई भी सड़क, कभी कभी अतीत की यादें वापस ला सकती हैं।
धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। मोहित अब स्कूल में खुश रहता, रेखा अपने काम में व्यस्त थी और मैं ट्रक ड्राइविंग में दिन बिताता। दिल्ली हाईवे अब उतना डरावना नहीं लगता था, पर मेरी आंखें हमेशा सतर्क रहती थीं। कभी कभी सड़क पर हल्की धुंध या दूर की रोशनी में किसी साए का एहसास होता और मेरे हाथ अपने आप ताबीज की ओर बढ़ जाते। एक दिन ट्रक की सफाई कर रहा था, तभी पीछे की सीट पर एक हल्की सफेद धब्बा दिखाई दिया। मैंने छुआ, कोई ठंडक नहीं, कोई आवाज नहीं। इरशाद ने पूछा, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यादें हैं। रात को ट्रक ले जाते समय सड़क पर हल्की हवा चली। कहीं दूर एक पेड़ की शाखा अचानक हिली, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने ब्रेक नहीं मारा, बस ध्यान से देखा। कोई नहीं था, पर मन में हल्का डर और दिलासा दोनों थे। डर की रीमा की आत्मा अब भी कहीं पास है, और दिलासा की अब वो हानि नहीं पहुंचा सकती। घर लौटकर मोहित ने पूछा, पापा, क्या वो औरत अब नहीं आएगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो अब सिर्फ हमें सतर्क करती है बेटा, डराने के लिए नहीं। रेखा ने मुझसे कहा, राजेश, अब हमें भी डर नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। दिल्ली हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि यादों, सीख और पिता पुत्र के प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। मैंने तय किया, अब डर को नहीं अपनाऊंगा, पर सतर्कता हमेशा रखूंगा, क्योंकि कभी भी अतीत की यादें उस सड़क के कोनों से अचानक लौट सकती हैं। समय बीतता गया और घर में सामान्य जीवन लौट आया। मोहित अब हंसता, खेलता, स्कूल जाता। रेखा अपने काम में व्यस्त रहती। मैं ट्रक लेकर रोज हाईवे पर निकलता, लेकिन अब रात में अकेले जाने से बचता। फिर भी छोटी छोटी घटनाएं मुझे याद दिलाती थीं कि सब खत्म नहीं हुआ। कभी ट्रक की पीछे की सीट पर खिलौना अपने आप हिलता, कभी सड़क के किनारे हल्की धुंध में कोई परछाई दिखती, कभी मोहित की हंसी में अचानक एक अजीब सा ठंडा एहसास आता। एक रात ट्रक रोककर पानी पी रहा था। दूर किसी पेड़ की शाखा अचानक हिली। मैंने देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में हल्की फुसफुसाहट थी। सतर्क रहो। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। मोहित ने स्कूल से लौटकर कहा, पापा, कल रात मुझे सपना आया कि वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे कमरे में आई, पर उसने मुझे डराया नहीं, बस मुझे देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, अब वो तुम्हें डराने नहीं आई, बस हमारी हिफाजत करती है। घर लौटकर रेखा ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, राजेश, अब हमें डर नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और महसूस किया कि जीवन में डर और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। दिल्ली हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि यादों, सीख और पिता पुत्र के प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। हर रात हल्की धुंध या परछाई हमें याद दिलाती थी कि रीमा की आत्मा हमेशा कहीं न कहीं मौजूद है, लेकिन अब डरावनी नहीं, बस सतर्कता और सुरक्षा का रूप बन चुकी थी। अब घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोहित स्कूल से लौटता, हंसता, खेलता। रेखा अपने काम में व्यस्त रहती। मैं ट्रक ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन अब रात में अकेले जाने से बचता। फिर भी कभी कभी हल्की अजीब घटनाएं होती थीं। कभी ट्रक की पिछली सीट पर खिलौना अपने आप हिलता, कभी सड़क के किनारे हल्की धुंध में कोई परछाई दिखाई देती, कभी मोहित की हंसी में अचानक हल्की ठंडी हवा का एहसास आता। एक रात ट्रक रोककर पानी पी रहा था। हवा में हल्की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, सतर्क रहो। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया और मन ही मन मुस्कुराया। मोहित ने उस दिन स्कूल से आते हुए कहा, पापा, कल रात मुझे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, पर डर नहीं लगा, बस मुझे देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, अब वो तुम्हें डराने नहीं आती, बस तुम्हारी हिफाजत करती है। रेखा ने कहा, राजेश, अब हमें डर नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और महसूस किया कि जीवन में डर और प्यार हमेशा साथ रहते हैं। दिल्ली हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि यादों, सीख और पिता पुत्र के प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। रीमा की आत्मा अब डरावनी नहीं थी, बस हल्की चेतावनी और सुरक्षा का एहसास देती थी। और यही हमें याद दिलाती थी कि कुछ घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे हमेशा हमारे साथ, हमारी यादों और सतर्कता में मौजूद रहती है। अब समय ऐसा था कि घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोहित हंसता खेलता,
स्कूल जाता, रेखा अपने काम में व्यस्त। मैं ट्रक लेकर हाईवे पर जा रहा था, लेकिन रात में अकेले नहीं निकलता। दिल्ली हाईवे अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन कभी कभी हल्की धुंध, सड़क के किनारे परछाई या हवा में फुसफुसाहट, ये सब मुझे याद दिलाते थे कि रीमा की आत्मा कहीं न कहीं मौजूद है। पर अब डर नहीं, सिर्फ सतर्कता और सुरक्षा का एहसास। एक रात जब मैं ट्रक लेकर हाईवे पर था, दूर एक हल्की सफेद परछाई दिखाई दी। मैंने ब्रेक लगाया और ध्यान से देखा। परछाई मुस्कुराई और हवा में धीरे से बोली, अब सब ठीक है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, अब सब ठीक है। घर लौटकर मोहित सो रहा था। रेखा कमरे में थी। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। दिल्ली हाईवे बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरी आंखों के कोने में हल्की धुंध, हल्का साया, बस इतना ही रह गया। एक हल्का सा संकेत कि अतीत पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर अब वह हमारे जीवन में डर नहीं, सिर्फ याद और सतर्कता के रूप में मौजूद है। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग संभाली और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। दिल्ली हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पिता के प्यार, परिवार की सुरक्षा और जीवन की सीख का प्रतीक बन चुकी थी। और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। पर याद रहे, कभी कभी अतीत की परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क और मजबूत रहने के लिए।